सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम नए नए तथ्यों के बारे में सीख रहे थे, कुछ रोचक जानकारियां हासिल कर रहे थे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कविताओं का। आइए देखते हैं आज की हमारी नई कविता कौन सी है। आज की हमारी नई कविता है गजल, और इस गजल कविता के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी का जो संक्षिप्त परिचय है वो कुछ इस प्रकार है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश गांव में 1933 ईस्वी में हुआ था। दुष्यंत कुमार जी का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के संपादन कार्य से भी जुड़े रहे। अर्थात दुष्यंत कुमार जी परिमल नामक साहित्यिक संस्था और नए पत्ते नामक पत्र से जुड़ करके अपना साहित्यिक योगदान देते रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। उनके कई शेर राजनीतिक और साहित्यिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। यही नहीं, दुष्यंत कुमार जी की अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और देहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार जी की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित इस गजल को पढ़ने से पूर्व हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि गजल क्या है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको विदित है कि गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर आपस में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम या व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद भी दो ऐसी चीजें हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक नई रचना की शक्ल देती है, जिसमें पहला है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह। अर्थात उन शेरों की तुकांतवादिता, यदि तुकांत की वादिता एक जैसी है तो उसको एक नई रचना का रूप हम दे सकते हैं। और दूसरा है अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। अर्थात एक परिस्थिति में अगर कविता लिखी गई, एक परिस्थिति को ध्यान में रख करके अगर वह रचना की गई है तो ऐसे में हम उसको एक कविता की शक्ल दे सकते हैं। यही नहीं, आम तौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मानसिक स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन पड़ा है। अर्थात आज के हमारे इस वर्तमान भौतिकतावादी समाज में क्या घट रहा है और क्या होना चाहिए, इन्हीं दोनों स्थितियों का जो वर्णन है, इन्हीं दोनों का जो क्रम है, उसका वर्णन इस गजल कविता में किया गया है। आइए देखते हैं हमारी आज की गजल क्या है। जैसा कि गजल शब्द सुन करके ही आपके मन में ये तीव्र उत्कंठा हो रही होगी कि इस गजल को लयबद्ध तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो आइए हम और आप मिलकर यह सीखने का प्रयास करते हैं कैसे गजल को गाया जाता है। पहले आप मेरे साथ दोहराइएगा, फिर इस पूरी गजल को हम और आप मिलकर गाएंगे। ध्यान दीजिएगा तुक पर। जैसे अब यहां से आरंभ करिएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये इसका तुक है। अब इसको कैसे लयबद्ध किया जा सकता है, आइए रसास्वादन करते हैं इस गजल का। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के
यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इस प्रकार से आप इस कविता को गा सकते हैं। आइए हम इस कविता के अर्थ को जानते हैं। यह कविता जैसा कि आपको बताया गया उस परिवेश में लिखी गई है कि जब हमारे देश में जो कुछ भी होना चाहिए था वह ना होकर के जो नहीं होना चाहिए था वह घटित होने लगा, तो इस प्रकार का एक व्यंग पैदा हुआ। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आजादी से पूर्व लोगों को संगठित होने के लिए लोगों से यह आह्वान किया गया था, यदि हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारी अपनी सरकार आएगी तो हमारे देश का विकास कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी अपनी सरकार होगी तो हमारे सुख सुविधाओं के अनुसार हमारे देश का विकास होगा। परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के कई वर्षों के बाद भी आजादी से पूर्व की विसंगतियां जस की तस बनी रही, सामाजिक रूढ़ियां, कुप्रथाएं, जाति प्रथा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्या जस की तस रही, तो दुष्यंत कुमार जैसे कवियों ने समाज का मसीहा बनकर राजनीतिक स्थिति का विरोध अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे किया, ध्यान से सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे, जिसमें लिखा है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था, चिरागा से हमारा तात्पर्य है दीपक। चिराग शब्द है, चिराग का बहुवचन है चिरागा। चिराग का मतलब होता है दीपक और घर से तात्पर्य आप घर ही जान रहे हैं। तो कहाँ यह तय किया गया था, यह निश्चित किया गया था कि आजादी के बाद हमारे देश के हर घर में दीपक जलेगा। दीपक से तात्पर्य जब दीपक जलेगा तो उजाला होगा, जब उजाला होगा तो उस घर में खुशियां आएंगी। अर्थात हम और सरल शब्दों में कहें तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि यह निश्चित किया गया था, यह तय किया गया था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारी अपनी व्यवस्था होगी तो देश के हर घर में विकास होगा, हर घर में विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता व्याप्त होगी। परंतु आज स्थिति यह है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिराग का तात्पर्य आपने जान ही लिया था दीपक, मयस्सर का मतलब है उपलब्ध। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अर्थात आज ऐसी विडंबना आ गई है कि चिराग यानी दीपक अर्थात विकास शहर में भी नहीं है। जब विकास शहर में भी उपलब्ध नहीं है तो गांव में और गांव के घर में होना असंभव सा प्रतीत होता है। विकास गांव में क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करते हुए कवि अगला शेर कहता है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दो शब्द इसमें प्रमुख हैं। पहला है दरख्त, दरख्त से मतलब है हमारा वृक्ष, साए का मतलब है छांव। वृक्ष की छांव में यहां धूप लगती है। सुनकर अटपटा सा लग रहा होगा, वृक्ष की छाया में धूप कैसे लगती है। यहाँ विरोधाभासी चीजें लिखी गई है जिसके कारण विरोधाभास अलंकार है। दरख्त से हमारा तात्पर्य है, इसका अगर हम साहित्यिक अर्थ लेते हैं, दरख्त मतलब हमारे समाज के पथ प्रदर्शक, हमारे नीति निर्देशक, हमारे समाज के अग्रणी सदस्य, हमारे लीडर आप कह लीजिए, उनके साए में, उनके सानिध्य में रहने से ही हमें कष्ट मिलता है। जैसे आप वृक्ष की छाया में बैठे हो और वो छाया आपको कष्ट दे रही हो तो आप क्या करेंगे, उस छाया को छोड़कर दूर चले जाएंगे। वैसे कभी यहाँ वर्णन करते हुए कह रहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ जिनके द्वारा हमारे समाज को एक नया रूप देना है, एक नए समाज की संरचना करना है, उन्हीं के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए चलो यहां से चलते हैं, एक दो दिन के लिए नहीं, उम्र भर के लिए। कवि कह रहा है, आइए हम इस देश को, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से पलायन करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर कहीं और चलते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है और जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप उस समस्या का डटकर मुकाबला करेंगे या उस समस्या को छोड़कर दूर भाग जाएंगे।
तो एक जिम्मेदार, बहादुर और धैर्यवान व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह समस्याओं से, परिस्थितियों से घबरा कर भागे नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करे। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि कभी पलायनवादी क्यों बनना चाहता है? तो कभी पलायनवादी शायद इसलिए बनना चाहता है कि इस देश में रहने लायक परिस्थितियां नहीं है। कभी अगले शेर में कहता है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। कमीज का मतलब वस्त्र से है, शर्ट से आप ले लीजिए, पाँव से आप तात्पर्य जान ही रहे हैं, ढक लेने का मतलब है ढक लेने से है। ये लोग कितने मुनासिब, मतलब योग्य है, अच्छे हैं इस सफर के लिए, मतलब इस रास्ते के लिए, इस सफर के लिए ये लोग कितने मुनासिब है। कौन से लोग? जो कमीज के न होने पर भी अपने पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं, ऐसे ही लोग इस सफर के लिए मुनासिब हैं, अच्छे हैं, योग्य हैं। अर्थात यहाँ से कवि कह रहा है कि इस भारतीय समाज में, वर्तमान परिदृश्य में जैसा समाज है, यदि उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल रहे हैं तो आसानी से इस समाज में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो परिस्थितियों से समझौता करने वाले लोग हैं, परिस्थितियों का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, परिस्थितियों का डट कर सामना करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ आपको दो सिद्धांत मिलेंगे। आपने कभी पढ़ा होगा कि मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता होता है। इसी के विपरीत दूसरा सिद्धांत लिखा जाता है, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो जो वास्तव में ईमानदारी से कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो परिस्थितियों के दास नहीं होते, परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। और जो कर्मशील नहीं होते, आलसी होते हैं, वही व्यक्ति परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। और उसी की ओर यह कविता इंगित करती है। आइए इस कविता का काव्यगत सौंदर्य जानते हैं। आइए, अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कविता का भाव, कविता का भावार्थ, कविता का अर्थ। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको विदित है दो पक्ष आते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत आपने पिछली कविताओं में जाना ही था कि क्या लिखा जाता है, अर्थात कविता के खास तथ्य, कविता की विशेषताएं। जैसा कि इस कविता में कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली आवाज पर कटाक्ष किया है। छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया है। कवि की अभिव्यक्ति में पलायन के बजाय निराशा का भाव अधिक है। कविता का शिल्प सौंदर्य जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कविता का व्याकरणिक पक्ष होता है। व्याकरणिक दृष्टि से कविता में उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। भाषा में सहज प्रवाह और गतिशीलता है। साये में धूप जैसे वाक्य विरोधाभास अलंकार को प्रदर्शित करते हैं। पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी है। चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। आज के इस क्रम में, इस अंक में आपने क्या सीखा, इसको जानने के लिए हल करते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। और आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, चिरागा किसका प्रतीक है? इसका दूसरा प्रश्न है, दरख्तों के साये में धूप लगने का व्यंग स्पष्ट कीजिए। आज का तीसरा प्रश्न है, कवि पलायनवादी क्यों बनना चाहता है? आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है, इस कविता में कवि किस प्रकार के लोगों पर व्यंग किया है? आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके ज्ञान राशि में अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।